गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग ने जो फॉर्मेट देखा था बैंकिंग कंपनी का, आज हम उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग कंपनी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रही है। इसके अलावा क्वेश्चन में लास्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है ना, 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार, यदि आपको फॉर्मेट यही याद नहीं हो तो एक बार आपको फॉर्मेट याद करा दूं कि हमारे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस में ऑब्वियसली सबसे पहले क्या ली जाती है बेटा? इनकम। इनकम के अंदर हमारे 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 13 और शेड्यूल 14। अब जब इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, इसके अंदर भी फिर हमारे 2 शेड्यूल हैं। कौन कौन से? शेड्यूल 15 और शेड्यूल 16। 13 में क्या आती है? मेन इनकम। मेन इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट इनकम, है ना। अब वो इंटरेस्ट चाहे लोन से मिले, चाहे कैश क्रेडिट के कारण मिले, चाहे बिल्स बैंक ओडी के कारण मिले, चाहे बिल्स डिस्काउंटेड के कारण मिले, जिसके भी कारण मिले, जो भी इंटरेस्ट की इनकम है वो शेड्यूल 13 में आएगी। यही बैंकिंग कंपनी की मेन इनकम है। दूसरी जो शेड्यूल 14 है, इसमें हम ले लेते हैं उसकी अदर इनकम। तो अदर इनकम में मोस्टली क्वेश्चन में हमको क्या मिलता है? ब्रोकरेज, कमीशन, है ना, और लॉकर रेंट, ये सब, है ना। जैसे लॉकर फैसिलिटी हम सब लोग अवेल करते हैं बैंक में, तो उसके बिहाफ में हम क्या पे करते हैं? रेंट। तो जनरली लॉकर रेंट, ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब जो है ये अदर इनकम में आती है, क्योंकि ये उसकी मेन इनकम नहीं है। मेन इनकम क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट की इनकम लेना है, शेड्यूल 14 में अदर इनकम लेना है। जब हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है ना। तो एक्सपेंस के लिए फिर हमने 2 शेड्यूल बनाए हुए हैं, शेड्यूल 15 और शेड्यूल 16। शेड्यूल जैसे 13 में मेन इनकम है, वैसे ही शेड्यूल 15 में मेन एक्सपेंस है। तो मेन एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड कहाँ कहाँ होगा? जितने भी टाइप के अकाउंट ओपन होंगे, फिर चाहे वो कैसा हो, आपका सेविंग हो, चाहे आपका क्या हो, रिकरिंग हो, चाहे आपकी FD हो, इन सब पे इंटरेस्ट देना इसका मेन एक्सपेंस है। ठीक है। और कैश क्रेडिट इसने खुद लिया हो या इंटर बैंक ट्रांजैक्शन इसने खुद किया हो बैंक ने, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई इस बैंक ने किसी और बैंक को, जैसे मान लीजिए ये हम बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया HDFC ने मान लीजिए किसी और बैंक को, सपोज ICICI को दिया। एक आपके समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दिया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देते समय बताया था कि SBI ने, यदि हम ये SBI का अकाउंट बना रहे होते और PNB को दिया उसने, तो इस केस में SBI को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि SBI ने PNB को क्या दिया है? काइंड ऑफ लोन दिया है, शॉर्ट टर्म। और यदि PNB ने SBI से लिया है तो PNB के लिए खर्चा है, SBI के लिए इनकम है। तो इस केस में यदि इस बैंक ने, जिसका हम ये बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसने यदि किसी से इंटर बैंक ट्रांजैक्शन किया है तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस केस में इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, शेड्यूल 15। और यदि इसने किसी को लोन दिया होता तो इसको इंटरेस्ट मिलता, उस केस में कहाँ चला जाता है? शेड्यूल 13 में चला जाता है। मतलब मेन इनकम भी इंटरेस्ट है, मेन एक्सपेंस भी इंटरेस्ट है। फिर जैसे 14 में हमने अदर इनकम ले लिया, यहाँ हम अदर एक्सपेंस ले लेते हैं, लेकिन हम उसको क्या नाम दे देते हैं? अदर को ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग में क्या क्या आ गई? सबकी सैलरी, डायरेक्टर की फ़ी, ऑडिटर की फ़ी, और आपका प्रिंटिंग का एक्सपेंस, है ना, पोस्टेज का एक्सपेंस, और यदि आपकी रेंटल प्रीमाइसेस में है बिल्डिंग तो रेंट का खर्चा। तो ये सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब 2 शेड्यूल ध्यान रखना है, मेन इनकम इंटरेस्ट, अदर इनकम 14, मेन खर्चा इंटरेस्ट पेड और अदर एक्सपेंसेस 16 बस। तो अब मैं क्वेश्चन रीड करती जाऊंगी और उसके आगे लिखती जाऊंगी कि कौन से शेड्यूल से रिलेटेड खर्चा है, और बाद में हम इकट्ठा सारे चारों शेड्यूल बनाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। इंटरेस्ट इज रिसीविंग। इंटरेस्ट इज द मेन इनकम बेटा। इंटरेस्ट इज योर
मेन इनकम, तो मेन इनकम कहाँ है हमारी मेन इनकम है शेड्यूल 13 में। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शेड्यूल 13। क्लियर है, 13 में हमारी मेन इनकम थी। फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी किसकी, कस्टमर की, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, तो ये आपका क्या है, मेन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में देखिए कौन सा शेड्यूल है, मेन 15, तो मैंने इसके आगे लिख दिया 15। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चारों शेड्यूल बनाएंगे फॉर्मेट, और उसमें जो जो एंट्री आती जा रही है वो लिखेंगे। लेकिन बेटा अभी एट ए ग्लांस मुझे एक ही स्क्रीन पर 4 शेड्यूल दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नंबरिंग कर रही हूँ और फिर मैं आपको पूरे प्रिपेयर शेड्यूल बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी इनकम है। लेकिन क्या इसकी मेन इनकम है, नहीं, मेन इनकम तो इसकी इंटरेस्ट होती है, अदर इनकम में आएगा कमीशन। तो कौन से शेड्यूल में आ गया, शेड्यूल 14 में आ गया। फिर एक्सचेंज और ब्रोकरेज, ये भी उसकी इनकम है, लेकिन किस में आएगी एक्सचेंज और ब्रोकरेज, ये भी अदर इनकम में आएगी। मेन इनकम तो क्या है, इंटरेस्ट की, तो ये भी कहाँ आ गई, 14 में। ठीक, उसके बाद में सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी देना तो उसका एक्सपेंस है बैंक का, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, मेन एक्सपेंस है क्या, नहीं है। कैसा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग। मेन एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट देना, सेविंग पे, एफडी पर, रिकरिंग पे, सब पे इंटरेस्ट देना। ठीक है ना, तो ये किस में आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल 16 में आ गया, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, 16। डिस्काउंट ऑन बिल्स, बिल्स डिस्काउंटेड इनकम है ना, मैंने आपको बताया था सर, मैच्योरिटी पीरियड के पहले यदि मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसा थोड़ा काट के बैंक देगी, और अब जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो वो पैसा बैंक को मिल जाएगा, तो उसकी इनकम है। तो ये किस में आएगा आपका, शेड्यूल 13, उसकी मेन इनकम है। और यदि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज़ एक बार जो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इसका फॉर्मेट बताया था उसको देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट जनरेट होता है, हमने किसी को कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दी है तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगेन इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए ये हमारी क्या है बच्चों, मेन इनकम है, इसलिए कहाँ आएगा, 13 शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओडी क्या है, ये भी हमारी इनकम है, तो ये भी कहाँ जाएगा, 13 में। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, अब सेविंग अकाउंट किसका होता है, कस्टमर का, जिसने बैंक में अपना खाता खुलाया है, जो बैंक होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, उसके सेविंग अकाउंट पे बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो बैंक के लिए क्या है बच्चों, मेन एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, शेड्यूल 15, तो इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, 15। क्लियर है। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड स्टैम्प, ये भी हमारे क्या है, एक्सपेंस है। विच नेचर ऑफ एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हमें अपना काम करने के लिए हमें एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं, तो ये कौन से एक्सपेंस कौन से शेड्यूल में आएगा, 16 में। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी देखिए, लगता है हमने कहा भाई हमें स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सब उनको निकाल के देना पड़ेगा, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है, उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, शेड्यूल 16 में आएगा। रेंट भी क्या है, यदि रेंटल प्रीमाइसेस है, बैंक के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, उसने रेंट पे ली हुई, तो रेंट देना उसकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। टैक्स एंड लाइसेंस ऑल्सो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड ऑडिट कराना भी उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये सब कहाँ चले गए, हमारे 16 में चले गए, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो क्या बोल रहा है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये रिबेट का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि ये अनएक्सपायर्ड है, डिस्काउंट है। अनएक्सपायर्ड का मतलब है कि जैसे 31 मार्च को हमने लिखा है ना, हमारी लास्ट डेट क्या है बच्चों, 31 मार्च 2016 को हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल्स डिस्काउंटेड था ये इसके बाद मिलने वाला था, मतलब मार्च के बाद जैसे अप्रैल आता है, तो मान लो 3rd of April इसकी डेट थी। अब चूंकि हमारी बुक्स आज की डेट में क्लोज हो रही है ना, तो हमने इसको लिख लिया कि रिबेट ये कैसा है, अनएक्सपायर्ड, यानी इस पीरियड का नहीं है ये इनकम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जब इस पीरियड का नहीं होता है उसको माइनस करना पड़ता है, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, माइनस में। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ जाएगी, शेड्यूल 16 में, एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा,
हमें कोई चीज़ मिलने वाली थी नहीं मिली तो इनकम में से कम हो जाता है बैड डेब्ट्स, यानी कहाँ जाएगा शेड्यूल 13 मेन इनकम में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहाँ जाएगा, ये मैं भी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम पहले शेड्यूल देख लेते हैं, मैंने इसका शेड्यूल बना लिए ऑलरेडी, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए शेड्यूल 13 में मेन इनकम क्या थी हमारी, इंटरेस्ट की, राइट। तो हमने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं था, मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मेट रिवाइज कराना था इसलिए पूरा लिख लिया है। इंटरेस्ट ऑन इंटर बैंक फंड भी इसमें कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट भी था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ये ओडी भी था। अब देखिए रिबेट को मैंने लेस कर दिया और बेड डेब्ट्स को मैंने लेस कर दिया। मतलब मैं क्या करूँगी, 152 प्लस 300 प्लस 240 प्लस 30, सब्सट्रैक्ट 30 and 44, द बैलेंसिंग अमाउंट इज द टोटल ऑफ शेड्यूल 13। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज शेड्यूल 14। तो 14 में क्या करना है हमको, 14 में हम लिखेंगे हमारी अदर इनकम। तो अदर इनकम मैंने आपको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई थी, हमारे पास कमीशन था और ब्रोकरेज था, ठीक है। तो कमीशन और ब्रोकरेज दोनों के अलग अलग अमाउंट दिए थे एक के नीचे एक, तो मैंने उनको टोटल करके 30 लिख दिया। बाकी इसमें और क्या क्या आता है, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो ऐड हो जाता, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस हो जाता। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो ऐड हो जाता, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस हो जाता। इन्वेस्टमेंट अर्न बाय जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी कंपनी से यदि कोई इनकम हो रही होती तो यहाँ ऐड हो जाती इन सब में, और इसके अलावा कोई मिसलिनियस होती तो उसको भी ऐड करते। फिर इसका जो ग्रैंड टोटल आता वो हम यहाँ पर लिख देते। अभी फिलहाल क्या आ रहा है बच्चों, सिर्फ 30 ही आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा शेड्यूल, हमारा शेड्यूल 15। हमारा शेड्यूल 15 से क्या स्टार्ट हो गए, हमारे एक्सपेंस स्टार्ट हो गए बेटा, ठीक है ना। शेड्यूल 15 से क्या स्टार्ट हो गए, हमारे एक्सपेंस स्टार्ट हो गए। अब एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं, सबसे मेन एक्सपेंस होता है हमारे इंटरेस्ट देने का। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट था 87 और इंटरेस्ट ऑन एफडी था 275, हमने लिख लिया। यहाँ पर और कोई बैंक की बोरोइंग्स नहीं थी, अदर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम क्या डाल दें, डैश, ठीक है ना। तो अब हम ज़रा इसका टोटल और लगा लें कि ये टोटल आ कितना रहा है। तो ये टोटल कितना आ रहा है बच्चों, हमारा ज़रा टोटल लगा के देखेंगे हम इसका। तो ये हमारा आ रहा है 00360, ठीक। कितना आ रहा है बच्चों, 360 आ रहा है। क्लियर। 275 और 87, सॉरी 362, दिस इज द सम। नेक्स्ट इज शेड्यूल 16। शेड्यूल 16 में मैंने आपके क्या बोला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में हमारे बहुत सारे थे, लाइन से हमने नीचे 16 लिखा था। सैलरी एंड अलाउंसेस आ गया, रेंट अमाउंट आ गया, टैक्सेस का अमाउंट आ गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी था, डायरेक्टर फी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लॉ चार्जेस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, ऑडिट फी क्वेश्चन में गिवन थी। देन डेप ऑन एसेट क्वेश्चन में नहीं था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं थे, पोस्टेज था, प्रिंटिंग का एक्सपेंस था 10, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज नॉट गिवन, इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, तो ये सब निल हो गए। इसका भी हम क्या लगाएंगे, एक ग्रैंड टोटल, तो हमें पता चल जाएगा क्या है। 10 और 10 20 और 20 हो गया आपका 40 और 10 50, 50 हो गया 250, और हमारा साथ में ये हो गया है इसमें 15 और था, तो ये हो गया है हमारा सैलरी में। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, सैलरी एंड अलाउंसेस में एक नीचे गिवन थी हमारी, ये देखिए एडजस्टमेंट में सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 31,000। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो अमाउंट के कॉलम होते हैं इन सब में थाउजेंड्स, ये देखिए जैसे यहाँ ऊपर 1000 लिखा है, मतलब 3 जो ज़ीरो हैं वो अलग कर दिए उसने। तो यहाँ पर बेटा हमारा फिगर क्या है, ये 31,000, हम 3 ज़ीरो अलग करेंगे तो हम डायरेक्टर फी भी हमारे अदर एक्सपेंस में आएगी, जहाँ हम सैलरी लिख रहे हैं वहीं। तो यहाँ पर 31 और हमने ऐड किया, तो ये हमारा कितना आ गया था 50, और ये आ गया था 200,
और 5 और 1 6 और ये हो गया आपका 246. दिस इज द टोटल ऑफ 16. 362 is the total of schedule 15. Okay, and 152, then 300, then 240, then 30. ठीक है ना, -30 और 44. इन सबको हम यदि 30 से 30 न्यूट्रल हो गया, मैं कैलकुलेटर में ऐड कर ले रही हूँ इसको, तो ये आ रहा है 648. दिस इज द टोटल ऑफ शेड्यूल 13. ओके, अब हम बात आते हैं अदर इस पे, तो हमारे पास एक ही अमाउंट था बस 30, तो दिस इज द सम ऑफ शेड्यूल 14. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये जो हमने यहाँ लिख लिए थे, इन सबको हमने अपने अपने शेड्यूल में डाल दिया, ग्रैंड टोटल निकाल लिया. इसको हम ले चुके हैं. ये हमने कहाँ लिया? ये देखिए 30 माइनस किया था. ये 44 बेड डेब्ट्स का, ये जो लाइन लिखी थी बेड डेब्ट्स का माइनस कर दिया. 31 कहाँ डाल दिया हमने? 31 हमने डाल दिया था अदर एक्सपेंस में बेटा. ये देखो 150 प्लस 31 डायरेक्टर फी. ठीक है, अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गया. कौन सा? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50%. अब देखो इसको भी समझ लो पहले, फिर हम पूरा इकट्ठा स्टेटमेंट बनाएंगे. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहाँ जाएगा बेटा? ये देखो मैंने यहाँ नीचे वर्किंग किया हुआ है. देखिए हमारा टोटल कितना आ रहा था? हमारा इसमें टोटल आ रहा है, ये मैंने कैसे किया देखिए, मैंने 648 प्लस 30 इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया. ये दोनों कहाँ से आ रहे थे? ये देखो शेड्यूल 13 का टोटल 648 प्लस 30, ये टोटल इनकम हुई. तो टोटल इनकम कितनी हुई? 678. ये तो आप लगा सकते हैं, 4 + 3 7 हो गया. ठीक है, इसमें से हमने क्या माइनस किया है? 608. ये 608 कहाँ से आया बच्चों? ये देखिए 362 और 246 का टोटल है. ये कितना? मतलब ये क्या है आपकी? ये है आपका 13 + 14 का टोटल इनकम, 15 + 16 का टोटल 608. तो ये क्या आ गया आपका? प्रॉफिट. पता है ना फॉर्मेट क्या था? इनकम माइनस एक्सपेंस. ये क्या आ गया? प्रॉफिट. ठीक, लेकिन क्या इसको प्रॉफिट लिख दें? नहीं लिख सकते अभी. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स @ 50%. वो कह रहा है आधे का तो प्रोविजन बनाओ. तो 70 का 50% कितना हुआ? 35,000. क्योंकि ये सब 1000 में चल रहे हैं फिगर्स, याद है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ था अमाउंट में ऊपर? 1000. तो ये क्या आया? 70,000. 70,000 का 50% हुआ 35,000. आपका क्या है? टैक्स है. ठीक, तो जब 35 आपका टैक्स में चला गया तो ऑब्वियसली आपका क्या बचा? 35 केवल प्रॉफिट बचा. तो ये 35 हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट में दिखाएंगे. ठीक, अब एक और चीज़ मैंने आपको जब फॉर्मेट बताया था तो मैंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट आता है उसका 25% क्या बनाया जाता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व. तो इस 35,000 का हमने क्या बना लिया? यहाँ देखिए इस 35,000 का हमने क्या बना लिया बच्चों? स्टैट्यूटरी रिजर्व 8.75,000. ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा ट्रांसफर टू कहाँ? रिजर्व. विच रिजर्व? स्टैट्यूटरी. अब देखिए मैं आपके सामने इस पूरे को एक बार बना दे रही हूँ. अमाउंट मेरे पास है, ठीक है ना? तो मैं क्या बना रही हूँ बेटा? इसका P&L अकाउंट बना रही हूँ. ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि शेड्यूल्स सबसे पहले कौन से लिखे जाते हैं? इनकम. इनकम के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट और अदर इनकम. ठीक है ना? ये क्या है? ये आपका अर्न्ड है. तो इंटरेस्ट अर्न का टोटल कितना आया था हमारा? इंटरेस्ट अर्न का हमारा टोटल आया था, इंटरेस्ट अर्न का टोटल था बच्चों हमारा 648. ठीक, कितना था हमारा? 648. और टोटल इनकम कितनी थी? वो तो बहुत कम थी, 30. अब ये देखिए आ गया 678. ठीक, अब इसके बाद में उसने क्या बोला है हमें?
इसके बाद में उसने कहा है सेकेंड पार्ट इज व्हाट, सेकेंड पार्ट इज योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के अंदर फिर आपके दो हैं, कौन कौन से, एक तो इंटरेस्ट, कौन सा है ये आपका, पेड, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट पेड का यदि हम शेड्यूल देखें तो इंटरेस्ट पेड का शेड्यूल का टोटल बता रहा है 362 और ऑपरेटिंग का बता रहा है 246। इसके नीचे ही आता है क्या हमारा प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी। तो प्रोविजन में क्या चला गया, वो इनकम टैक्स का प्रोविजन अपन ने 50% बनाया ना, तो ये हमने क्या लिख दिया 35। ठीक, अब इसके नीचे डबल लाइन, इसका भी टोटल करना पड़ेगा हमको, तो मैं इसका टोटल करके आपको बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये आ रहा है 643। इस टोटल में से ये टोटल जब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट। ठीक है ना, कितना आया प्रॉफिट, 35 ही आएगा। वो हमने वर्किंग करी थी 70,000 का 50% जब हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो ऑब्वियसली 50% ही हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक, इसी के नीचे हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट पुराने इसका, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हमारे पास क्या आ गया, ये 35,000 का प्रॉफिट। इसके नीचे हमारा ये होता है हमारा थर्ड पार्ट। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, इसका एप्रोप्रिएशन है ना। तो एप्रोप्रिएशन में मैंने आपसे कहा था 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो अपन इसका 35,000 का कितना बनाते हैं हमेशा, 35,000 का अपन ने बनाया कितना बच्चों, 25%। फिक्स है ये 25%, यहाँ जो भी अमाउंट होगा उसका 25 ही बनेगा हमेशा, मतलब 1/4। 1 मिनट मैं इसको निकाल लूँ, दिस इज 8.75। ठीक, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, जो कि हम नहीं डाल रहे हैं, है ना। इसके अलावा ट्रांसफर टू गवर्नमेंट डिविडेंड, यदि कुछ हो तो वो भी हम नहीं डाल रहे हैं। तो फाइनली हमारा इस 35 में से इस 8.75 को यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 26.25 क्या आ गया, P&L, जिसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। मतलब हमने ये जो पूरा P&L बनाया तो हमने ये शेड्यूल 13 का टोटल, ये 14 का टोटल, ये 15 का टोटल, ये 16 का टोटल, और ये प्रोविजंस जो हमने बनाया, इसमें से इसके टोटल में से इसको माइनस किया तो कितना आया बच्चों, 70 आया था। किस में से, इन दोनों में से इन दोनों को माइनस किया तो 70 आया, उसका 50% बनाया था प्रोविजन, तो 50% क्या बचा, P&L। फिर हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, किसका, 35 का 25% इतना, और माइनस करते हैं तो कितना बचता है, इतना। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये है HDFC का प्रॉफिट। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, और यदि इसमें कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दीजिए कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है या अभी और नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसके क्वेश्चंस और डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।